हेलो दोस्तों, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर ये सभी आईटीआई ट्रेड्स के लिए एक कॉमन सब्जेक्ट है। इसका जो नया क्वेश्चन बैंक है जो भारत स्किल्स पोर्टल पर अपलोड हुआ है उसके क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं। आज कुछ नए टॉपिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज का पहला टॉपिक है क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग उसको कहते हैं जब हम निर्णय पे पहुंचना चाह रहे हैं, किसी समस्या का समाधान करना चाह रहे हैं, तो उसके सभी पहलुओं को देखकर सोच विचार कर कर जब हम कोई निर्णय पर पहुंचते हैं उस सोचने और विचारने को क्रिटिकल थिंकिंग कहा जाता है। और डिसीजन मेकिंग तो आप समझ ही गए होंगे, निर्णय लेना। जब हम बहुत सोच समझकर सारे पहलुओं पर ध्यान देकर जब हम किसी निर्णय पर पहुंचते हैं तो इस प्रक्रिया से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इस नए क्वेश्चन बैंक में हैं वो इस टॉपिक में मिलेंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। पहला सवाल है 16th डैश इज़ द वे ऑफ थिंकिंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी समस्या को हल करने के लिए सोचने का एक तरीका है। अभी मैंने आपको बताया जब हम समस्या का समाधान करते हैं या किसी निर्णय पर पहुंचते हैं तो हमें क्या करना होता है, क्रिटिकल थिंकिंग। देखिए यहाँ पर तो ये इस टॉपिक के अंदर है ये सवाल, तो इसलिए बहुत आसान है ये कहना कि इसका आंसर क्रिटिकल थिंकिंग है, क्योंकि टॉपिक का नाम ही क्रिटिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग है। पर आपको ऐसे नहीं सीखना है, वरना जो चीज़ें हैं सिर्फ परीक्षाओं के लिए आप याद कर लेंगे। हमें ये एश्योर करना पड़ेगा, ये हमें पक्का करना पड़ेगा कि बाकी 3 ऑप्शन गलत हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस इसलिए होता है क्योंकि आप जानते हैं कि आप इसके सारे पहलुओं को सही आकलन कर कर और डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं या प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन अभी भी सबसे अच्छा आंसर क्रिटिकल थिंकिंग ही है, क्योंकि हमें सवाल के व्याकरण को भी देखना पड़ता है, उसकी ग्रामर को भी देखना पड़ता है कि कौन सा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही बैठ रहा है। क्रिटिकल थिंकिंग इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। क्रिटिकल थिंकिंग वो सोचने और समझने का तरीका है जिससे हम प्रॉब्लम का समाधान करते हैं। तो पहला आंसर अभी ठीक लग रहा है। नेगेटिव एटीट्यूड से तो हम कभी भी समाधान नहीं खोज पाते हैं। आपने देखा होगा जब कोई परेशानी में हम फंसते हैं तो अगर नकारात्मक हमारा नज़रिया है तो हम सोच ही नहीं पाते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग कर ही नहीं पाते हैं। तो नेगेटिव एटीट्यूड तो कभी भी आंसर नहीं हो सकता। टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर कोई तुक नहीं बैठ रहा है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए टाइम जितना लगे लेकिन हमें रूट कॉज तक पहुँचना पड़ेगा। तो टाइम मैनेजमेंट इसका आंसर नहीं हो सकता। इसका सबसे सही आंसर क्रिटिकल थिंकिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूजिंग बिटवीन 2 और मोर ऑप्शन इज नोन एज डैश प्रोसेस। 2 या 2 से अधिक विकल्पों में से चयन करना, इस प्रक्रिया को किसके रूप में जाना जाता है, ये हमारा सवाल है। मैन्युफैक्चरिंग में हम विकल्पों को नहीं चुनते, हम दिए हुए कार्य को करते हैं, उसमें कोई विकल्प नहीं होता मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है ना। डिसीजन मेकिंग, यस, ये वो आंसर है। हम कब लेते हैं निर्णय? हम निर्णय तभी तो लेते हैं कि कम से कम 2 विकल्प हमारे पास होंगे, हाँ या ना। 2 से अधिक भी हो सकते हैं। मान लीजिए 12th के बाद आप आईटीआई करेंगे या ग्रेजुएशन करेंगे या कोई और प्रोफेशनल कोर्स जैसे बीसीए या इंजीनियरिंग, इस तरीके के कोई कोर्स करेंगे। बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं, उनमें से हमें एक निर्णय लेना होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें ये काम करना है या नहीं करना है। आज दोस्त का बर्थडे है, हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो कम से कम हाँ या ना 2 विकल्प तो होते हैं ना, उनमें से एक को चुनना होता है। उसको हम क्या कहते हैं, डिसीजन मेकिंग। हम किसी निर्णय पर पहुँच रहे हैं। साइंटिफिक और टेक्निकल ये आंसर नहीं हो सकते। तो इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर है डिसीजन मेकिंग, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लेने का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से हमें वो विकल्प बताना है जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। भाई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो हम कैसे फैसला करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। निर्णय पे तो पहुंचना पड़ेगा ना। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता ही तब है जब हम उसका कोई निर्धारण बता दें, और निर्धारण बताते हुए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन होता है, जो बेस्ट विकल्प होता है, उसको हम चुनते हैं। तब हम डिसीजन मेकिंग ही तो कर रहे हैं, तब हम निर्णय ही तो ले रहे हैं। तो आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, समस्या को पहचानना, ये तो इसका हिस्सा है डिसीजन मेकिंग का। समस्या ही नहीं पहचानेंगे तो निर्णय क्या ले लेंगे। हमें तो वो ढूंढना है जो हिस्सा नहीं है डिसीजन मेकिंग का। दूसरा ऑप्शन है जनरेट ऑप्शंस। ये भी हिस्सा है, मतलब किन किन तरीक़ों से हम इस समस्या का समाधान करेंगे। वो बहुत सारे ऑप्शंस होने चाहिए हमारे पास। ऐसा ना हो कि एक ही विकल्प है, मजबूरी है, उसी को करा और उसी में बेड़ा गर्क हो गया। उसको क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कह सकते, उसको पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं कह सकते, उसको करेक्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस नहीं कह सकते। मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास होने चाहिए जिनमें से हम बेस्ट ऑप्शन को चुनेंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो भी हमें निर्णय लेना होगा वो हम लेंगे, उसको डिसीजन मेकिंग कह रहे हैं। इम्प्लीमेंट डिसीजन, जो हमने फैसला लिया उसे लागू करना पड़ेगा और तब उसका असर देखना पड़ेगा। अगर असर अच्छा हुआ तो ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगर अच्छा नहीं हुआ तो फिर दोबारा इस प्रोसेस में आना पड़ेगा, फिर और सोचना पड़ेगा, दूसरे विकल्पों को चुनना पड़ेगा, ठीक है ना। लास्ट ऑप्शन है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस है आपका प्रदर्शन, डिसीजन मेकिंग का हिस्सा नहीं है ये।
डिसीजन मेकिंग के बाद शायद परफॉर्मेंस आएगी, लेकिन तब तक आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को ख़त्म कर चुके होंगे। वो तो इम्प्लीमेंटेशन के बाद आएगी। तो इम्प्लीमेंटेशन के बाद डिसीजन मेकिंग प्रोसेस तो ख़त्म हो जाता है, परफॉर्मेंस डिसीजन मेकिंग का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19th, मनु थिंक्स अबाउट अ प्रॉब्लम वेल बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। मनु नाम का एक व्यक्ति है जो किसी भी समस्या का समाधान करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह सोचता है। यह किसका उदाहरण है? किसी भी समस्या के लिए कोई निर्णय निर्धारित करने से पहले, कोई निर्णय लेने से पहले वो अच्छी तरह सोचता है। तो ये किस का उदाहरण है? मतलब उसके व्यक्तित्व के किस गुण का उदाहरण है? वो सेल्फ मोटिवेशन नहीं हो सकता। सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं अभिप्रेरणा, मतलब खुद से जब हम अंदर से प्रेरित होते हैं कि नहीं मुझे ये करना है, उसको मन है कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करे, ऐसा कुछ नहीं दे रखा, तो सेल्फ मोटिवेशन यहाँ ठीक नहीं बैठ रहा। क्रिटिकल थिंकिंग, यस क्रिटिकल थिंकिंग, क्योंकि वो डिसीजन लेने से पहले बहुत अच्छी तरह उस प्रॉब्लम को बारे में समझता है, हर पहलुओं से उसको देखता है, इसलिए ये क्रिटिकल थिंकिंग आंसर सही है। टाइम मैनेजमेंट भी यहाँ पर सही नहीं लग रहा। और लॉजिकल थिंकिंग, कुछ बच्चों को लग सकता है कि ये भी तो आंसर सही हो सकता है, वो गलत नहीं सोच रहे हैं। देखिए, लॉजिकल थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग में मतलब दोनों साथ साथ ही चलती हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि क्रिटिकल थिंकिंग में लॉजिक नहीं लगता है, पर अगर सवाल को आप ढंग से देखें, वो लिखा है प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझता है, तब वहाँ क्रिटिकल थिंकिंग आएगी। और जब वो निर्णय लेने के लिए चयन कर रहा होगा, उस समय वहाँ लॉजिकल थिंकिंग आएगी। ठीक है, सवाल में हमसे प्रॉब्लम के बारे में कहा गया है कि प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरह समझता है किसी भी निर्णय को लेने की शुरुआत करने से पहले। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्रिटिकल थिंकिंग होगा, ना कि लॉजिकल थिंकिंग होगा। आपके सोचने का दायरा बढ़ रहा है अगर आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। रटने की ज़रूरत नहीं है, इनको समझने की कोशिश करें कि किसी भी बहुविकल्पीय सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। जब हम परीक्षा में बैठते हैं, आपका दिमाग खुला हुआ होना चाहिए, आपका नज़रिया बहुत ब्रॉड होना चाहिए, आप सवालों को ढंग से समझ रहे हों, वरना 600 के करीब सवाल तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में है खाली, आप कितने रट लोगे। और एक और आपको सलाह देता हूं बच्चों, अगले क्वेश्चन से पहले आप कमेंट्स में अपने सवाल पूछा करें। जब आप सवाल पूछेंगे ना, तो आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा। या रिएक्ट करा करो, इन्वॉल्व रहा करो। इसलिए नहीं कि मुझे आपके कमेंट्स यस पढ़ने अच्छे लगते हैं, इसलिए क्या करो क्योंकि आपका इन्वॉल्वमेंट आपके लिए इस टॉपिक को हमेशा के लिए आपका कर देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। रेवती गॉट अ जॉब ऑफर आउट ऑफ हर टाउन। शी डिसाइडेड टू रिफ्यूज़ द ऑफर आफ्टर लिस्टिंग द प्रोज एंड कॉन्स। शी फॉलोड डैश प्रोसेस। रेवती नाम की एक महिला हैं, उनको शहर से बाहर एक जॉब का ऑफ़र मिला और सारे अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, मतलब फ़ायदे और नुकसान का आकलन करने के बाद उन्होंने मना कर दिया कि मैं वो जॉब नहीं करना चाहूँगी, मतलब मैं ज्वाइन नहीं करना चाहूँगी। तो वो क्या कर रही हैं, वो किस प्रक्रिया में हैं, ये है आपका सवाल। डिसीजन मेकिंग, यस वो डिसीजन मेकिंग ही तो कर रही हैं। जब उन्होंने सारे फ़ायदे और नुकसान आकलन किए, मतलब उसको अच्छी तरह से समझा, देखा, क्रिटिकल थिंकिंग करी कि भाई वहाँ जाएंगे तो रूम लेना पड़ेगा, यहाँ पर मेरे ये काम जो हैं वो रुक जाएंगे, वहाँ पर पैसा तो थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है लेकिन वहाँ पर खर्चे और ज़्यादा हो जाएंगे। तो फ़ायदे और नुकसान का जब आकलन किया जाता है, उसके बाद किसी निर्णय पर पहुँचा जाता है, उसी को तो डिसीजन मेकिंग कहते हैं ना। तो वो डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में है। ऑप्शन ए सही लग रहा है। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ तो आपको डिसीजन मेकिंग करनी ही पड़ेगी, लेकिन इस प्रोसेस को हम डिसीजन मेकिंग कहेंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड प्रोसेस का नाम नहीं हो सकता। सवाल को भी समझना बहुत ज़रूरी है, उसकी व्याकरण को समझना जरूरी है, और आमतौर पर ये हिंदी में नहीं समझ में आएगी आपको। हिंदी तो गूगल से ट्रांसलेट करके बनाई गई है। पॉजिटिव एटीट्यूड आंसर नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी इसको नहीं कहेंगे। ज़्यादा बेहतर विकल्प चुनने की बात है, द्वंद्व की बात नहीं है। नेगेटिव एटीट्यूड तो हमने देख लिया कि वो तो कभी भी समस्या का समाधान करते हुए होना ही नहीं चाहिए, तो वो तो आंसर नहीं हो सकता इसमें। अगला टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट इन द वर्क प्लेस, जब हमारे कार्यस्थल पर टाइम मैनेजमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, क्योंकि खास तौर पर कार्यस्थल पर हम डेडलाइन पे काम करते हैं। मार्च एंडिंग का प्रेशर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल दिखानी होती है, तो कस्टमर का एक प्रेशर होता है कि टाइमली डिलीवरी आप दें। तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे कार्यस्थलों पे। इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। समय प्रबंधन में क्या फ़ायदे होते हैं। कंप्लीट टास्क ऑन टाइम, भाई हमारा काम सही वक्त पे पूरा हो जाता है, ये बात सही है, ऑप्शन ए सही है। अचीव डेली गोल्स, हम जो अपने दिन के निर्धारित हमारे लक्ष्य हैं उनको पूरा कर लेते हैं। अगर टाइम मैनेजमेंट की हमें समझ नहीं होगी तो 10 में से 5 ही काम होंगे, जो आज 10 काम होने थे वो 5 ही हो पाएंगे। बी ऑप्शन भी सही है। रिड्यूस स्ट्रेस, वो हमारे तनाव को कम करता है, क्योंकि अगर टाइम पे आपने काम नहीं किया, कस्टमर चिल्लाएगा, बॉस चिल्लाएगा, दिमाग में तनाव आएगा, फिर एक दिन ओवरनाइट काम करना पड़ेगा, यानी कि लेट काम करना पड़ेगा, तनाव बहुत हो जाता है। सी ऑप्शन भी सही है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन इसमें क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव। मैंने आपको कई बार बता रखा है, ऑल ऑफ द अबव हो तो 90% तो वही आंसर होगा, और नन ऑफ द अबव हो तो 100% वो आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 22, गुड टाइम मैनेजमेंट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग डैश एट वर्क। अच्छा समय प्रबंधन काम पर
रिक्त स्थान बेहतर बनाने में मदद करता है। क्या बेहतर बना देगा? अगर हमने अच्छा टाइम मैनेजमेंट किया तो कार्यस्थल पर क्या अच्छा बना देगा वो? वीकनेस को अच्छा बना देगा। कुछ तुक नहीं बैठ रहा ना। परफॉर्मेंस को अच्छा बना देगा, हमारे प्रदर्शन को अच्छा बना देगा, ये बात सही है। हमारे स्ट्रेस को अच्छा बना देगा, मतलब हमारी कमज़ोरियों को और अच्छा कमज़ोरियों को अच्छा बनाना मतलब उनको ताकत बनाना नहीं होता। कमज़ोरियों को अच्छा बनाने का मतलब होता है कि कमज़ोरियों को और बढ़िया बना दिया, मतलब और ज़्यादा कर दिया। ऐसे ही तनाव को या स्ट्रेस को और ज़्यादा कर दिया। स्ट्रेस मतलब तनाव, प्रेशर मतलब दबाव को भी और बढ़ा दिया। तो बाकी 3 ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है ना। अगर हम टाइम मैनेजमेंट की समझ रखेंगे कार्यस्थलों पर और फिर हम काम करेंगे तो हमारा प्रदर्शन अच्छा होगा, हमारे कस्टमर हमसे खुश होंगे, हमारे मैनेजमेंट हमसे खुश होगा, हमारी तरक्की होगी, हमारी तनख्वाह बढ़ेगी। तो बी ऑप्शन सही है। अच्छा टाइम मैनेजमेंट कार्यस्थल पर हमारे प्रदर्शन को बेहतर कर देता है। क्वेश्चन नंबर 23, द ब्लॉक ऑफ वर्क टाइम इज कॉल्ड अ डैश टेक्निक। अच्छा, इसमें क्या क्या आंसर दे रखे हैं? डोरो, पोमोडोरो है वो आंसर। पोमोडोरो एक 20 मिनट की घड़ी टाइमर जैसी एक चीज़ है, उसका नाम ही पोमोडोरो है। पोमोडोरो इटालियन शब्द है जिसका मतलब होता है टमाटर, और ये टमाटर की जैसा एक टाइमर, जिसको घड़ी भी आप कह सकते हैं, वो होता है। इस टेक्निक में एक टाइमर सेट कर दिया जाता है, 20 मिनट या 25 मिनट से शुरुआत करी जाती है कि उस समय एक खास कार्य को किया जाएगा और दिमाग में और कुछ नहीं आएगा। आपने देखा होगा जब हम किसी कार्य को करते हैं तो दिमाग में बहुत तरीके के विचार आते रहते हैं, वो हमारी जो कार्य दक्षता है उसको कम करने लगता है, मतलब हमारी एफिशिएंसी कम करने लगता है। तो पोमोडोरो एक टेक्निक है कि जब तक ये टाइमर नहीं बजेगा मैं इसी काम में कंसंट्रेट करूँगा, मेरा एकाग्रता इसी काम के लिए रहेगी। उससे टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, मतलब यानी कि एकाग्रता से किसी एक कार्य में लग रहा है तो टाइम का एक अच्छा सदुपयोग होता है और कार्य समय पे ख़त्म हो जाता है। और एक कार्य खत्म होने के बाद यानी कि 25 मिनट के बाद फिर 5 या 10 मिनट का ब्रेक लेके और फिर अगले कार्य को फिर दोबारा वो टाइम सेट करके और उस अगले कार्य को ख़त्म किया जाता है। इस टेक्निक को पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। ये नाम पड़ा क्योंकि इटालियन भाषा में पोमोडोरो टमाटर को कहते हैं और वो टाइमर टमाटर जैसा था। अगला प्रश्न है 24th, रहीम लर्न्स MS ऑफिस ड्यूरिंग हिज लंच ब्रेक। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। रहीम अपने लंच ब्रेक के दौरान MS ऑफिस सीखते हैं। यह किसका उदाहरण है? ऑब्वियसली टाइम मैनेजमेंट का उदाहरण है ये, क्योंकि ऑफिस आवर्स में वो कुछ सीख नहीं सकता ना, तो उसको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। तो लंच में जल्दी जल्दी खाता होगा और बचे हुए टाइम में MS ऑफिस को सीखता होगा। ओवर थिंकिंग इसको नहीं कहते, ज़्यादा सोचना इसको नहीं कहते हैं। ऑनलाइन जॉब भी नहीं है ये, वो सीख रहा है, जॉब नहीं कर रहा। सीखने को जॉब करना नहीं कहते हैं। लॉजिकल थिंकिंग भी ये नहीं है। इसका सबसे सही आंसर है टाइम मैनेजमेंट। आज का लास्ट क्वेश्चन 25th, भानु क्रिएट्स 25 मिनट्स टास्क प्लानर एंड नेवर गेट्स डिस्ट्रैक्टेड इन द ब्लॉक्ड टाइम। विच मेथड डज शी फॉलो? शी, भानु शी है, भानु लड़की का नाम हो सकता है क्या? होता होगा। भानु ने 25 मिनट का एक टास्क प्लानर बनाया और उस समय में कभी विचलित नहीं होता। वह किस विधि का पालन करती है? पोमोडोरो। अभी तो आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, 20 या 25 मिनट के लिए एक टाइमर सेट कर दिया जाता है। उस अवधि में, उस टाइम ब्लॉक में सिर्फ एक ही कार्य पर कंसंट्रेट किया जाता है, एकाग्रता से उस कार्य को किया जाता है ताकि उसको टाइम से ख़त्म किया जा सके। उसके बाद एक ब्रेक लिया जाता है छोटा सा और फिर अगले कार्य के लिए अपने दिमाग को दोबारा से तैयार किया जाता है उस ब्रेक के दौरान। तो इस टेक्निक को जिसका वो पालन कर रही है भानु, उसको पोमोडोरो टेक्निक कहेंगे। टाइमिंग, ब्लॉक टाइम, कैलेंडर, ये आंसर नहीं है, हम सब जानते हैं, उसको पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। तो ये थे आज की वीडियो के कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होंगे। फिर भी मेरे एक्सप्लेनेशन से संबंधित अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिखें, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।